हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग की ये फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने फैक्टर प्राइसिंग की फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। ओके, सेकंड वीडियो में हमने बात की थी कि जब फैक्टर मार्केट में भी परफेक्ट कंपटीशन हो और प्रोडक्ट मार्केट में भी परफेक्ट कंपटीशन हो तब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जब प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होता है तो इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट कर और मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट कर दोनों क्या होती है, सेम ही होती है। क्योंकि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई विद एवरेज रेवेन्यू या फिर कह लीजिए प्राइस। जबकि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई विद मार्जिनल रेवेन्यू। और हमें पता है कि जब परफेक्ट कंपटीशन हो तो एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है। तो इसलिए प्रोडक्ट मार्केट में जब परफेक्ट कंपटीशन होगा तो वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट कर और मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट कर सेम होगी। वहीं पे जब फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होगा तो इसका क्या मतलब होता है कि वेजिस पे फर्म का कंट्रोल नहीं है। और मैंने आपको बताया था वेजिस को एवरेज फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एवरेज फैक्टर कॉस्ट को एवरेज लेबर कॉस्ट भी कहते हैं और इसे ही हम एवरेज वेज भी कहते हैं। तो यहाँ पे जब परफेक्ट कंपटीशन है फैक्टर मार्केट में तो यानी कि फर्म्स का कंट्रोल नहीं है वेजिस पे, तो यानी कि वेजिस एवरेज फैक्टर कॉस्ट और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे ये मैं आपको पहली वाली वीडियो में बता चुका हूं। अब क्योंकि फर्म का कंट्रोल नहीं है वेजिस पे, जितने मर्जी आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा लीजिए या फिर लेबर कह सकते हैं, जितनी मर्जी लेबर लगा लीजिए हमारी वेजिस सेम रहेंगे। तो यहाँ पे वेजिस कर्व क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। इसके अलावा जब इम्परफेक्ट कंपटीशन हो प्रोडक्ट मार्केट में तब क्या होता है। देखिए, जब प्रोडक्ट मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन हो हमें पता है एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू से क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू से ज्यादा होगा तो यानी कि वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट ज्यादा होगा मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट से। और इस केस में हमारी कर्व ऐसे आएंगी, वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट कर्व ऊपर होगी मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व से। तो ये तो बात होगी प्रोडक्ट मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन की। फैक्टर मार्केट में क्या था, फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन ही था। तो यानी कि इन दोनों केस में फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन था। तो दोनों ही केस में वेजिस कर्व कैसे आने वाली है, हॉरिजॉन्टल आने वाली है। तो ये होगी हमारी वेज कर्व। इसे ही हम कहेंगे एवरेज फैक्टर कॉस्ट कर्व, इसे ही हम कहेंगे मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कर्व। यहाँ पे भी सेम है, इसे ही हम कहेंगे एवरेज फैक्टर कॉस्ट कर्व, इसे ही हम कहेंगे मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कर्व। ठीक है, अब बात आती है इक्विलिब्रियम की। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ था, इस पॉइंट पे था। इस पॉइंट पे क्या क्यों था, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इक्वल होगा मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और सेकंड कंडीशन क्या थी, मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व मार्जिन फैक्टर कॉस्ट कर्व को ऊपर से कट करनी चाहिए। अब यहाँ पे ये ऊपर से कट कर रही है इसलिए क्या था, इक्विलिब्रियम पॉइंट था। ओके, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, जहां पे हमारी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर मार्जिन फैक्टर कॉस्ट कर को ऊपर से कट करेगी, यानी कि ये पॉइंट हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे वेजेस कितने हैं, अगर हम OL यूनिट ऑफ लेबर लगा रहे हैं हमारे वेजेस कितने हैं, इतने हैं। ठीक है, इतनी हमें वेजेस मिल रहे हैं। लेकिन हमारा वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट कितना है, वो इतना है। तो आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट ग्रेटर है वेजेस से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, जॉन रॉबिन्सन ने कहा था कि ये सिचुएशन जो है वो एक्सप्लोटेशन की है। यानी कि अगर हमारी लेबर को वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट से कम वेजेस मिल रहे हैं तो यानी इसका मतलब है कि उसका एक्सप्लोटेशन हो रहा है। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था, जैसे कि चैम्बरलिन का कहना था कि जब तक हमारी लेबर को उनके मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट जितना वेजेस मिल रहे हैं तब तक उनका एक्सप्लोटेशन नहीं होता। आप यहाँ देख सकते हैं इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वेजेस किसके इक्वल है, मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट के। तो जब तक मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट के इक्वल अगर वेजेस मिल रहे हैं तो वो एक्सप्लोटेशन नहीं होता। लेकिन जॉन रॉबिन्सन ने कहा था कि ये एक्सप्लोटेशन है, जब वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट से कम वेजेस मिलेंगे तो यानी कि हमारी लेबर क्या हो रही है, एक्सप्लॉइट हो रही है। तो ये दो सिचुएशन हमने कर ली। अब तीसरी और चौथी सिचुएशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो तीसरी सिचुएशन में क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन है प्रोडक्ट मार्केट में। तो यानी कि परफेक्ट कंपटीशन जब प्रोडक्ट मार्केट में है तो हमारी कर्व कैसी रहने वाली है, सिंगल कर्व रहने वाली है, क्योंकि वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट कर्व और मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट दोनों सेम होंगे। तो प्रोडक्ट मार्केट का तो हमें पता लग गया कि हमारी कर्व ये होगी। अब फैक्टर मार्केट में क्या है, फैक्टर मार्केट में मोनोसोनी की सिचुएशन है। अब मोनोसोनी की सिचुएशन का क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं। देखिए, हम इस बार करने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन प्रोडक्ट मार्केट और मोनोसोनी इन फैक्टर मार्केट। अब परफेक्ट कंपटीशन प्रोडक्ट मार्केट में है तो वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट एंड मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट दोनों सेम होगा। ओके, अब बात आती है मोनोसोनी का क्या मतलब होता है। देखिए, मोनोसोनी का मतलब होता है सिंगल बायर। मोनो का मतलब है सिंगल, सोनी मतलब बायर। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ सिंगल बायर का, कि जो फर्म है वो इकलौती बायर है लेबर की। ऐसा किस केस में हो सकता है, देखिए मान लीजिए एक लेबर है जिसे सिर्फ
टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नॉलेज है, जो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वही स्किल है, उसी काम करने की स्किल है। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मान लीजिए सिर्फ 2 ही फर्म्स हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हैं। ओके, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 2 ही फर्म है, तो ये फर्म कोलिजन कर लेंगी, या 2 से ज्यादा भी होंगी तो क्या कर लेती हैं, ये एज इफ सिंगल फर्म या सिंगल इंडस्ट्री काम कर रही है। तो अब इनके पास क्या है, इनके पास कंट्रोल है, ये लेबर सिर्फ कहाँ काम कर सकती है, इन्हीं के पास काम कर सकती है। तो ये कोलिजन बना के एक तरीके से एज ए सिंगल बायर काम करते हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका कि इनका वेजिस पे क्या होगा, कंट्रोल होगा। अब हमने प्रोडक्ट मार्केट में भी सेम केस पढ़ा है। प्रोडक्ट मार्केट में क्या कहते हैं, उसे मोनोपोली कहते हैं। अब मोनोपोली में क्या था, एवरेज रेवेन्यू कर्व ये थी और मार्जिन रेवेन्यू कर्व ये थी, ठीक है। यानी कि हमारी फर्म का प्राइस पे कंट्रोल था। प्रोडक्ट मार्केट में क्या था, जब मोनोपोली थी तो हमारी फर्म का प्राइस पे कंट्रोल था। यहाँ पे फैक्टर मार्केट में क्या है, फर्म का वेजिस पे कंट्रोल है क्योंकि वो सिंगल बायर है, मोनोसोनी है। अब प्रोडक्ट मार्केट में क्या था कि मान लीजिए अगर OP प्राइस है, ठीक है, और उस पे OQ क्वांटिटी बेची जा रही है। अगर हमारा सेलर क्वांटिटी सेल बढ़ाना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्राइस कम करना पड़ेगा। जैसे ही वो प्राइस कम करेगा वो ज्यादा क्वांटिटी बेच सकता है, ठीक है। तो यानी कि जितना प्राइस कम करता जाएगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी उसकी बिकती जाएंगी। इस केस में क्या होता है कि जितना ज्यादा वो वेजेस बढ़ाता जाएगा उतनी ज्यादा लेबर वो हायर कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, जितना ज्यादा प्राइस वो कम करेगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी वो सेल कर सकता है। यहाँ पे क्या है, जितना ज्यादा वेजेस वो बढ़ाएगा उतनी ज्यादा लेबर वो ऐड कर सकता है। एक बार इसे टेबल से हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ली है नंबर ऑफ लेबर यूनिट, यहाँ पे हमने ली है वेजेस जिसे एवरेज फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। और मैंने मैं आपको बताया था एवरेज फैक्टर कॉस्ट का मतलब है एवरेज वेज या फिर कह लीजिए एवरेज लेबर कॉस्ट। ओके, यहाँ पे है टोटल फैक्टर कॉस्ट, टोटल फैक्टर कॉस्ट कह लीजिए, टोटल लेबर कॉस्ट कह लीजिए, टोटल वेज कह लीजिए। यहाँ पे हमारा मार्जिन फैक्टर कॉस्ट, इसे भी सेम हम मार्जिन लेबर कॉस्ट है मार्जिन वेज कह सकते हैं। पहली यूनिट लेबर हमारी लगाई गई 40 रुपए वेज है। ओके, तो यानी कि टोटल खर्चा कितना आ रहा है उसका, 40 मल्टीप्लाई विद 1, 40 ही आएगा। तो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्जिन फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब होता है, एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने का कितना खर्चा आया। पहले 0 थी खर्चा था, अब 40 हो गया, तो कितना खर्चा आया, 40 आया। अब यहाँ पे उसने दूसरी यूनिट लेबर अगर लगानी है, उसने क्या कर दिया, वेजेस बढ़ा दिए। अब आप कहेंगे सर इसका तो वेजेस पे कंट्रोल है तो ये वेजेस बढ़ा क्यों रहा है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट मार्केट में क्या होता है, मोनोपोली के केस में फर्म का प्राइस पे कंट्रोल होता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो 50 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, वो ऑलरेडी प्राइस उसने हाई रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर वो 2 क्वांटिटी बेचना चाहता है किसी कस्टमर को जो सिर्फ 1 क्वांटिटी लेता है, तो क्या कहेगा कि जी 40 रुपए की ले लीजिए अगर आपने 2 क्वांटिटी लेनी है। इसका मतलब क्या है कि उसने अगर 20% का डिस्काउंट दे दिया तो क्या होगा, 1 क्वांटिटी की जगह उसकी सेल 2 क्वांटिटी की हो जाएगी। यही आपने बहुत सारे ब्रांड्स में देखा होगा जिनकी प्राइस पे मोनोपोली होती है, जैसे ही वो सेल लगाते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ज्यादा बिकना शुरू हो जाता है। सेम ही केस होता है वेजेस के केस में। अगर वो मान लीजिए वेजेस थोड़े से बढ़ा दे, पहली बात तो उसने वेजेस मिनिमम रखे होंगे, ठीक है। अगर वो वेजेस को थोड़ा सा बढ़ा देता है, यानी कि किसी इंडस्ट्री में अगर वेजेस थोड़े से बढ़ेंगे तो क्या होगा, और लेबर भी ये वाला टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला स्किल सीखने लग जाएंगी और क्या होगा, लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो उसने क्या किया, लेबर का थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया, यानी कि वेजेस बढ़ा दिए 2 यूनिट लेबर लगाने के लिए। ओके, अब 2 यूनिट का खर्चा कितना आ गया, टोटल 84, ठीक है। तो यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट उसे ऐड करने का कितना खर्चा आया है यहाँ पे, 44 का। तो मार्जिन फैक्टर कॉस्ट कितना आ गया, 44 आ गया। जैसे ही उसने एक और लेबर यूनिट बढ़ाई, उसने वेजेस बढ़ा दिए, 45 कर दिए, तो 3 यूनिट का कितना खर्चा है, 135। तो कितना डिफरेंस आ गया एक एक्स्ट्रा करने का, 51 का डिफरेंस आ गया। इसी तरह अगर और लेबर को लगाना चाहता है तो वेजेस जो इंक्रीज कर देगा, यहाँ पे उसने 48 कर दिया वेजेस को। 48 मल्टीप्लाई विद 4 कितना आ गया, 192। अब एक्स्ट्रा लगाने का एक कितना खर्चा आ गया, 57। तो अब यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, देखिए जैसे जैसे वो वेजेस बढ़ाता जा रहा है वैसे वैसे उसका मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट भी बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, एवरेज फैक्टर कॉस्ट और मार्जिन फैक्टर कॉस्ट के बीच में गैप भी बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना गैप है, 2 का गैप है। यहाँ पे कितना गैप है, 6 का गैप है। यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पे 9 का गैप। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ लेबर यूनिट बढ़ रहे हैं, मार्जिन फैक्टर कॉस्ट बढ़ रहा है, एवरेज फैक्टर कॉस्ट बढ़ रहा है। तो हम इस केस में अगर डायग्राम देखें तो कैसा बनेगा, ऐसा। ये हमारी वेजेस कर्व है या फिर कह लीजिए एवरेज फैक्टर कॉस्ट कर्व है, और ये हमारी मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कर्व है। जैसे जैसे नंबर ऑफ लेबर यूनिट बढ़ते जाएंगे, हमारा वेजेस और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये आगे हमारी लेबर मार्केट जब मोनोसोनी है, प्रोडक्ट मार्केट जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। तो अगर इन दोनों फिगर को हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये फिगर आ जाता है। ये हमारा मार्जिन फैक्टर कॉस्ट है जो कि ज़्यादा है वेजेस से या फिर कह लीजिए एवरेज फैक्टर कॉस्ट से, और ये हमारी वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट कर्व या फिर मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व। अब बात आती है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे होगा, मैंने आपको बताया था जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के इक्वल होता है वहां पे इक्विलिब्रियम होता है। अब यहाँ पे
इक्विलिब्रियम होगा इस पॉइंट पे। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कर्व को ऊपर से कट करनी चाहिए। यस, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि जब मोनोसोनी हो फैक्टर मार्केट में और परफेक्ट कंपटीशन ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में तो हमारा फिगर कैसा होगा। अब हम देख लेते हैं फोर्थ कंडीशन क्या थी। फोर्थ कंडीशन थी मोनोसोनी हो फैक्टर मार्केट में, जैसा कि इधर है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की जगह इम्परफेक्ट कंपटीशन हो गया। अब हमें पता है जब परफेक्ट कंपटीशन की जगह इम्परफेक्ट कंपटीशन हो प्रोडक्ट मार्केट में तो हमारी फिगर ऐसे बनेगी, यानी कि वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट कर्व ऊपर होगी मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व से। जबकि फैक्टर मार्केट में हमारी मोनोसोनी ही है। मोनोसोनी के केस में हमने देख ही लिया कि मार्जिन फैक्टर कॉस्ट ज्यादा होता है वेजिस या फिर कह लीजिए एवरेज फैक्टर कॉस्ट से। तो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को बनाएं तब इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहां पे मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व मार्जिन फैक्टर कॉस्ट कर्व को ऊपर से कट करेगी, यानी कि ये पॉइंट होगा हमारा इक्विलिब्रियम का। तो यहाँ पे हमारे 4 केस खत्म हुए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, पहली बात रिवीजन, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं। देखिए, पहला केस था हमारा परफेक्ट कंपटीशन, जब प्रोडक्ट मार्केट में भी हो और फैक्टर मार्केट में भी हो। तो हमने ये फिगर बनाया था। यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट में जब परफेक्ट कंपटीशन होगा तो वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट के इक्वल होगी, और फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होगा तो वेजेस कर्व क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, और वो मार्जिन फैक्टर कॉस्ट के इक्वल होगी। इक्विलिब्रियम हमारा इस पॉइंट पे हो गया। ये थी पहली कंडीशन। सेकंड था जब प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन ना हो के इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, जबकि फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन ही हो। तो जब प्रोडक्ट मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा तो वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट ज्यादा होगी मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट से, लेकिन फैक्टर मार्केट में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन ही है जैसा यहाँ था। तो वेजेस कर्व हमेशा की तरह हॉरिजॉन्टल ही होगी, और ये किसके इक्वल होगी, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के इक्वल होगी, और इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था क्योंकि यहाँ पे वेजेस क्या है, इतनी है, लेकिन वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट कर्व क्या है, इतना है, ठीक है। वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट इस पॉइंट पे अगर हम ओएल पे देखें तो वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट कर्व यहाँ तक है, ठीक है, लेकिन वेजेस कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट ज्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट से। तो जॉन रॉबिन्सन ने कहा था कि ये क्या है, एक्सप्लॉयटेशन की सिचुएशन है, लेकिन चैम्बरलिन ने कहा था ये एक्सप्लॉयटेशन की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट के इक्वल है वेजेस। तो जब तक मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट के इक्वल होंगे वेजेस तब तक एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। अब आता है तीसरा केस, जब मोनोसोनी हो फैक्टर मार्केट में बट प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन हो। अब क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट कर्व और मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व सेम ही होगी, लेकिन मोनोसोनी है फैक्टर मार्केट में तो मार्जिन फैक्टर कॉस्ट ज्यादा होगा वेजेस से, या फिर कह लीजिए एवरेज फैक्टर कॉस्ट से। अब इसका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व मार्जिन फैक्टर कॉस्ट कर्व को ऊपर से कट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ओएल लेबर लगी है तो इस पे वेजेस कितने हैं, वेजेस कर्व ये है, वेजेस इतने हैं, लेकिन हमारा मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट और या फिर कह लीजिए वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट कर्व इतना है। तो ये क्या आ रहा है, ये गैप आ रहा है। यहाँ पे हमारा मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही कर्व है, लेकिन ये ज्यादा है वेजेस से। तो जॉन रॉबिन्सन कहते हैं जब तक मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट के इक्वल आपने कहा था कि वेजेस मिलेंगे तब तक एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे तो मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट के इक्वल वेजेस नहीं मिल रहे, तो ये क्या है, ये एक्सप्लॉयटेशन की सिचुएशन है। तो जॉन रॉबिन्सन का कहना था कि जब फैक्टर मार्केट में मोनोसोनी होगी तो क्या होगा, मार्जिन फैक्टर कॉस्ट और वेजेस के बीच में गैप होगा, और इसी गैप की वजह से क्या हो रहा है, ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि वेजेस कम रह रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट से। तो इस एक्सप्लॉयटेशन को जॉन रॉबिन्सन ने कहा था मोनोसोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन, इसे हम कहते हैं मोनोसोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। अब ये थी थर्ड सिचुएशन। फोर्थ सिचुएशन क्या होती है, जब मोनोसोनी हो फैक्टर मार्केट में, यानी कि मार्जिन फैक्टर कॉस्ट ज्यादा हो वेजेस से, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन या फिर कह लीजिए मोनोपोली हो प्रोडक्ट मार्केट में। प्रोडक्ट मार्केट में मोनोपोली का क्या मतलब है कि वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट ज्यादा होगा मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट से। अब इस केस में इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इस पॉइंट पे, जहां पे हमारी मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व ऊपर से कट कर रही है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कर्व को। अब यहाँ पे ओएल लेबर लगी है तो वेजेस कितने हैं, यहाँ पे इस पॉइंट तक ये हमारे वेजेस हैं, ठीक है, लेकिन मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट ये देख सकते हैं ये कर्व, इस पॉइंट पे मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या है, इतना है। तो एक बात तो हमें पता लगी, वेजेस कम है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट से, और इस पॉइंट पे ओएल पे वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट कहाँ है, इतना है, यानी कि मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट भी कम है वैल्यू मार्जिनल प्रोडक्ट से। अब हमें पता है कि ये जो गैप है ये किसकी वजह से है, वेजेस और मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट के बीच में गैप किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन फैक्टर कॉस्ट और वेजेस के बीच में गैप है, जिसे हमने क्या कहा था, मोनोसोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। जॉन रॉबिन्सन ने इसकी बात यहाँ पे भी की थी कि जब मार्जिन फैक्टर कॉस्ट और वेजेस के बीच में डिफरेंस होगा, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे बनेगा, क्योंकि मार्जिन रेवेन्यू कर्व यहाँ पे कट करेगी।
तो ये मोनोसोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन होगा, क्योंकि हमारी लेबर को मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट से कम वेज मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन रेवेन्यू यहाँ पे कट कर रहा है, क्योंकि हमारी मार्जिन फैक्टर कॉस्ट वेजेस से ज़्यादा हो गई है। तो इस एक्सप्लॉयटेशन को हम कहते हैं मोनोसोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। ये किस वजह से होता है? क्योंकि मोनोसोनी है फैक्टर मार्केट में। वहीं पर ये गैप किस वजह से है? ये वाला गैप तो हमें समझ में आ गया। ये वाला गैप किसकी वजह से है? ये गैप है क्योंकि हमारा मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट से कम है। और वो क्यों होता है? क्योंकि मोनोपोली है प्रोडक्ट मार्केट में। तो इस एक्सप्लॉयटेशन को हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। तो जॉन रॉबिन्सन ने कहा था जब मोनोसोनी होगी फैक्टर मार्केट में और इम्परफेक्ट कंपटीशन या फिर कह लीजिए मोनोपोली होगी प्रोडक्ट मार्केट में, तो हमारी जो लेबर है वो डबल एक्सप्लॉइट होती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जब मोनोसोनी होगी फैक्टर मार्केट में और इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा प्रोडक्ट मार्केट में, या फिर वो देंगे मोनोपोली होगी प्रोडक्ट मार्केट में, तो हमारी लेबर डबल एक्सप्लॉइटेड होगी। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। लेकिन अगर मोनोसोनी फैक्टर मार्केट में है और प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन हो गया, तो कौन सा एक्सप्लॉइटेशन होगा? सिर्फ मोनोसोनिस्टिक एक्सप्लॉइटेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? डबल एक्सप्लॉइटेशन होगा, मोनोसोनिस्टिक एक्सप्लॉइटेशन एंड मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉइटेशन। तो आई होप आप लोगों को ये चारों फिगर समझ में आ गए होंगे और ये कैसे बने हैं आपको ये भी पता लग गया होगा। तो कोई भी फैक्चुअल आपको कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ना ही फिगर में कोई कंफ्यूजन रहा होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज राइट अस इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।